नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। अखिलेश यादव की बेटी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले, किसी की बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं। मामले में हमने शिकायत दर्ज कराई। अखिलेश अपने चेलों को भी समझाएं। आज से 2 दिवसीय खटीमा के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बग्गा चौवन में जनसंवाद कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कार्यकर्ताओं के साथ होगी बड़ी बैठक। दिल्ली में महंगी होने जा रही है अब बिजली। जहां डीईआरसी ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने की परमिशन दी है। 400 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर लगेगा तगड़ा झटका। जून में आएगा बढ़ा हुआ बिल। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस बीच से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर हैं। ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में हो जाता है, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन से भी बातचीत यहां पर होगी। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रही है, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन के साथ समीक्षा बैठक होगी। भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी और राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन। 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया के दौरे पर ही पीएम मोदी रहेंगे। स्लोवाकिया पीएम रॉबर्ट फिको से द्विपक्षीय समझौते पर चर्चा होगी। फ्रांस के एवियन में 16 से 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। पीएम मोदी 18 जून को पेरिस में विवाटेक समिट में भी शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर आप तक लगातार साझा कर रहे हैं, जहां फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर पीएम मोदी हैं और ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में हो जाता है। जहां पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। G7 समिट का हिस्सा बनेंगे पीएम मोदी। वहीं स्लोवाकिया की उनकी यात्रा एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होने वाली है, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। जहां आपको बता दें कि 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में हो जाती है। और इसमें पीएम मोदी ने खुद यात्रा में जाने से पहले भी कहा कि भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का जो स्थान है वो हमेशा से बेहद खास और महत्वपूर्ण रहा। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन भारत भी आए थे, जहां दोनों दिग्गजों की मुलाकात हुई। लेकिन अब G7 शिखर समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी जा रहे हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण और पूरा विश्व उन तस्वीरों का इंतजार कर रहा है। 16 से 17 जून को एवियन में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन है। लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत यहां पर होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर गहनता से चर्चा की जाएगी, जिसमें कई ऐसी बड़ी बातें रहने वाली है G7 शिखर समिट के बाद देखने को मिल पाएगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां सिंधु जल समझौते को लेकर अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेहद सख्त रुख अख्तियार कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आ चुका है, जहां पर इंटेलेक्चुअल मीट में राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। आतंक के समर्थकों को नहीं मिलेगा पानी, राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया। एक बार फिर से पाकिस्तान को ललकारा है। शांति की भाषा ना समझने वालों को समझाना भारत अच्छे से जानता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि जल बंटवारा समझौता निलंबित ही रहेगा। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां एक बार फिर से सिंधु जल संधि पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर से सख्त रुख अख्तियार करते हुए नजर आए। इंटेलेक्चुअल मीट में राजनाथ सिंह ने बड़ा स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान को ललकारा और एक बार फिर से बूंद बूंद के लिए पाकिस्तान तरसेगा, इस बात का भी जिक्र किया गया। आतंक के समर्थकों को अब पानी नहीं मिलेगा। शांति की भाषा पाकिस्तान नहीं समझता, इसलिए उनको समझाना भारत अच्छे से जानता है, जिसको लेकर सिंधु जल संधि पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए सख्त रुख अख्तियार किया है। जल बंटवारा समझौता निलंबित ही रहेगा। किसी भी तरह से इस पूरे मामले पर कोई सकारात्मक कदम भारत की तरफ से नहीं उठाया जाएगा।
और हमारे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, हमारे जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है उसको लेकर भारत की संसद में और बाहर बराबर कांग्रेस के और कोई विपक्षी नेता प्रश्न चिन्ह लगाते रहे, क्वेश्चन मार्क लगाते रहे, जबकि उनके द्वारा उसकी सराहना होनी चाहिए थी। बहनों भाई, हम लोगों ने कहा था अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर देंगे, हम लोगों ने कहा था। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके बता दिया कि जिनकी आंख का पानी मर गया हो उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जिनके आंखों का पानी मर गया हो उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यह इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके हमने साबित कर दिया है। आतंकवादियों के संरक्षकों को और मानवता के दुश्मनों को हम अपनी सिंधु का पानी नहीं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से एक पोस्ट सामने आया है। अमेरिका की तरफ से जो अटैक किया गया था उसको लेकर उन्होंने कड़ी निंदा की है और सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि जो अमेरिका की तरफ से हमला किया गया जिसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई है वो बेहद दुख भरी है। उसको लेकर दुख व्यक्त करते हुए सीधे तौर पर कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर हमले को अनुचित करार किया जाता है। 3 भारतीय नाविकों की मौत पर नाराजगी व्यक्त यहां पर रक्षा मंत्री एस जयशंकर की तरफ से की जाती है और इसके साथ ही भारत ने अमेरिकी हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। जहां एस जयशंकर की तरफ से एक पोस्ट सामने आया, मार्क रूबियो से अहम बातचीत भी यहां पर की गई। 3 भारतीय नाविकों की मौत पर नाराजगी व्यक्त की गई है, वाणिज्यिक जहाजों पर हमले को अनुचित बताया है। तो ये पोस्ट आप तक साझा कर रहे हैं जो कि विदेश मंत्री एस जयशंकर का है। भारत ने अमेरिकी हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। तो भारत ने अमेरिकी हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से पोस्ट किया गया। अपने पोस्ट में बकायदा उन्होंने मेंशन किया है कि 3 भारतीय नाविकों की जो मौत हुई है उस पर भारत सख्त रुख अख्तियार करता है, नाराजगी व्यक्त की जाती है और ऐसे में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले को अनुचित भी उन्होंने करार किया है अपने पोस्ट के माध्यम से। हालांकि मार्क रूबियो से अहम बातचीत का भी जिक्र किया गया है और अभी तक सकारात्मक पहलू देखने को नहीं मिला इस पूरे मसले पर। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव का जो पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा गया और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि अखिलेश यादव की बेटी को जो बीच में लाया जा रहा है वो सही नहीं है। ऐसे में किसी की बेटी का अपमान कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, विशेषकर उत्तर प्रदेश में। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान कई बड़ी बातों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा किसी की बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए। मामले में हमने एफआईआर दर्ज कराई है। अखिलेश जी दूसरों को ज्ञान देते हैं। अखिलेश यादव अपने चेलों को भी इस बात का उपदेश दें ताकि वो भी आने वाले समय में समझदारी को अपनाएं। आप नहीं समझाओगे तो हमें सौंप दीजिए उन लोगों को, हम अपनी भाषा में समझा देंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। तो बड़ी खबर, आजमगढ़ के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। जनसभा संबोधित की गई, भारी संख्या में लोग मौजूद थे। जहां पर अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के जो सोशल मीडिया पर पोस्ट तरह तरह के वायरल हो रहे हैं उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। सीएम योगी ने कहा कि बेटी का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर बात उत्तर प्रदेश की बेटी की है तो उसका अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। किसी की बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए। मामले में एफआईआर दर्ज करने की बात भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी है। अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि दूसरों को ज्ञान दिया जाता है लेकिन अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दें, उनको समझाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं समझा पाओगे तो उन लोगों को हमें सुपुर्द कर दें, हमें सौंप दें ताकि हम अपनी भाषा में उनको समझा सकें।
तो ये बड़ी खबर आप तक लगातार साझा कर रहे हैं, जो अखिलेश यादव की बेटी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, लंदन से कनेक्शन निकाला गया, जो कि सोशल मीडिया पर तरह तरह के आपत्तिजनक पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद लगातार ये देखने को मिला था कि अदिति यादव पर निशाना साधा जा रहा था। लोगों में आक्रोश, नाराजगी थी। समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही थी किसी की बेटी का अपमान नहीं करना चाहिए। अब इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है। और अब बात करते हैं एक ऐसी बड़ी खबर की जिसको लेकर लगातार सभी जगह चर्चा हो रही है। असम के जोरहाट में प्लेन क्रैश हुआ। प्लेन क्रैश जब हुआ तो उसकी बेहद ही भयावह तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी सी पैदा हो गई। तो बड़ी खबर जहां असम के जोरहाट में आपको बताते चले कि वायुसेना का विमान क्रैश हुआ। लैंडिंग के बाद विमान में भीषण आग लगी। IAF का AN-32 विमान क्रैश हुआ है, जिसको लेकर हादसे में भारतीय वायुसेना के 5 जवान शहीद बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रही हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ तो बड़ी खबर जहां आपको बता दें कि असम के जोरहाट में वायुसेना का विमान जो क्रैश हुआ, लैंडिंग के बाद विमान में भीषण आग लगी है। IAF का AN-32 विमान क्रैश हुआ है, जिसमें हादसे में भारतीय वायुसेना के 5 जवान शहीद बताए जा रहे हैं। फिलहाल मलबा हटाने का काम भी सुबह ही यहां पर शुरू कर दिया गया था। अभी जो हादसे की वजह रही वो स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल अभी तक जो जानकारी सामने आई उसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में होगी, उसके बाद यहां पर बकायदा कारणों का पता लगाया जाएगा। क्या कुछ वो वजह रही, क्या कुछ ऐसी बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से ये भीषण और भयावह हादसा हुआ है। क्योंकि हादसे की तस्वीर को आप देखेंगे, वीडियो को आप देखेंगे, तो जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो किस तरह से आग लगी और धुएं का गुबार आसमान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। और स्नेह कमल मेरे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? तो भारतीय वायुसेना ने इंडियन एयरफोर्स का एक विमान AN-32 परिवहन विमान असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर लैंडिंग करते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायुसेना द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह हादसा तब हुआ जब AN-32 जोरहाट एयरफील्ड पर उतरने की कोशिश कर रहा था और इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों के अनुसार भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान भीषण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्रैश के बाद तुरंत विमान में आग लग गई। हादसे खबर लगने के बाद आपातकालीन प्रक्रिया के तहत तुरंत मौके पर रवाना किया गया, जो आग पर काबू पाने और स्थिति को नियंत्रण करने की प्रयास होती है। फिलहाल विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का पता अभी तक नहीं गिर पाया। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स जल्द ही सूचना देगी। इस विमान में हताहत या घायल होने के संबंध में शुरू में जानकारी में अभी तक कोई जानकारी, लेकिन बाद में पता लगा इसमें 3 जवान जो है शहीद हो चुके। भारतीय वायुसेना ने इस दुर्घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मौके पर स्थिति की बारीकी से आकलन किया है और जैसे ही सब सामने आएंगे उसकी जानकारी प्रदान की जाएगी। वायुसेना ने इस हादसे के कारण का पता लगाने के लिए जो है जांच शुरू कर दी है। फिलहाल जो अंतिम सूचना है उसके अनुसार हम कह सकते हैं असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसमें 5 जवानों की शहादत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। बिल्कुल स्नेह कमल, और इस बीच देखिए ये बेहद ही भयावह और भीषण तस्वीरें सामने आई, जहां पर जैसे ही प्लेन लैंड करने की कोशिश कर रहा था, सुरक्षित बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी एक बड़ा हादसा हो जाता है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी तक फिलहाल वायुसेना की तरफ से क्या कोई स्पष्टीकरण सामने आया कि वो मुख्य वजह क्या रही जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ? वायुसेना का जो बयान आया, वायुसेना ने सिर्फ ये पुष्टि की हाँ ये दुर्घटना एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो 5 जवानों की शहादत हुई है। फिलहाल कारणों के लिए अभी वायुसेना इसकी जांच कर रही है।
तो देखिए, बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां एक बड़ा और भीषण हादसा हुआ, जिसके बाद बेहद ही भीषण और भयावह तस्वीरें सामने आई। मेरे सहयोगी स्नेह कमल पूरे मामले से जुड़ी हुई जानकारी साझा कर रहे थे। बहरहाल जानकारी साझा की स्नेह कमल, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन तस्वीरों को आप देखेंगे तो ऐसे में भारतीय वायुसेना ने खुद एक्स पर पोस्ट कर इस दुर्घटना में मारे गए जवानों की जानकारी भी साझा की है, जहां बताया गया कि 5 वायुसेना कर्मियों की मौत इस भीषण हादसे में हो गई है। और इससे पहले भी यहाँ पर जो स्पष्टीकरण है उसको लेकर कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा, क्या कुछ वो मुख्य वजह रही है उसका पता लगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो प्राथमिकी जांच है उसमें तकनीकी खराबी फिलहाल बताया जा रहा है। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां दाल मंडी के मामले को लेकर जो बुलडोजर की और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी, उस पर एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से सामने आया है। बेंच ने फिलहाल रोक लगा दी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम निरंतर देख रहे थे किस तरह से कार्रवाई का सिलसिला यहां पर जारी है। और हाईकोर्ट की तरफ से जो सुनवाई इस पूरे मामले पर हुई तो डबल बेंच ने रोक लगा दी है। 20 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। हालांकि यहाँ पर सौंदर्यीकरण की बात कही जा रही थी, चौड़ीकरण का जिक्र किया जा रहा था, लेकिन अब इस बीच 157 से ज्यादा दुकानें, मकान और 70 से ज्यादा कई ऐसी चीजें थी जो अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था, उसको यहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। लेकिन अब इस बीच ये पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट का एक फैसला सामने आया सुनवाई के दौरान। तो वाराणसी से बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पूरे मामले पर रोक लगा दी है। फिलहाल अभी कोई भी बुलडोजर की या पीला पंजा चलता हुआ नजर नहीं आएगा। 20 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रवीण चौबे हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। प्रवीण चौबे, हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला, फिलहाल धरातल पर क्या स्थिति? जी बिल्कुल, देखा जाए तो दाल मंडी का जो मुद्दा है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि ये काशी विश्वनाथ से जोड़कर देखा जा रहा था। ये चौड़ीकरण का जो मुद्दा 650 मीटर रास्ता 17.5 मीटर बनना था, अब उसमें कहीं न कहीं अड़चनें आती दिख रही है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश शासन का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री कवायद कर रहे थे। और मुख्यमंत्री कल शाम को ही काशी दौरे पर आए थे, 2 दिवसीय दौरे पर। आज सुबह वो यहाँ से आजमगढ़ सीधे गए हैं और उन्होंने आते ही समीक्षा बैठक की। और समीक्षा बैठक में सबसे पहला मुद्दा जो था वो दाल मंडी का ही था, क्योंकि इनके ड्रीम प्रोजेक्ट में दाल मंडी है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो ये अब एक उत्तर प्रदेश सरकार समेत वाराणसी जिला प्रशासन को और पीडब्ल्यूडी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि नगर निगम ने जिस भवन को जर्जर घोषित किया था उसको उस पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने रोक लगा दी है। और 20 जुलाई तक उन्होंने रोक लगाई है। जो याचिका करती थी अनिमुल निशा, उन्होंने याचिका दाखिल की तो जो 26 मई को दाखिल की थी 1959 धारा 331 के तहत नगर निगम ने नोटिस जारी की थी, जिसके खिलाफ वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट की डबल बेंच के जो न्यायमूर्ति सलील कुमार राय और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने इस पर रोक लगा दी है 20 जुलाई तक के लिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यह रोक किस तरह से है, हलफनामा नगर निगम और पीडब्ल्यूडी किस तरह से देता है, क्या यह सभी पर है या पूर्ण आदेश आने के बाद ही पता चल पाएगा कि यह रोक सभी मकानों पर लगाया गया है, या जो अभी चूंकि कल ही एक मुनादी कराई गई है जिसमें 14 तारीख को 11 भवनों पर ध्वस्तीकरण का मुनादी कराई गई थी। कल ध्वस्तीकरण होना था। तो सबसे बड़ी बात ये देखने वाली होगी कि अब किस तरह से ध्वस्तीकरण होता है कि नहीं होता है। कि जो याचिका करता है उनकी बात की जाए तो आदेश न्यायमूर्ति ने पूरे दाल मंडी पर दिया है कि एक भवन पर दिया है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिर हाल में अभी दाल मंडी जो ध्वस्तीकरण का कार्य है, जो डेमोलेशन किया गया है, उसके मलबे को अभी हटाया जा रहा है। नए भवनों पर किसी भी प्रकार का पीला पंजा चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कहीं न कहीं निश्चित तौर से यह दाल मंडी जो कहा जाए तो विस्तारीकरण का बाबा काशी विश्वनाथ धाम जाने का जो नए मार्ग प्रशस्त हो रहा था, उसमें अवरोध दिखाई दे रहा है। और किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन इस पर एक्शन लेता है, ये देखने वाली बात होगी। अब चूंकि देखिए हाईकोर्ट की तरफ से भी प्रवीण चौबे फिलहाल जवाब मांगा गया है राज्य सरकार से, तो ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ स्पष्टीकरण कोर्ट में दिया जा सकता है?
जी बिल्कुल, राज्य सरकार अब जाएगी नगर निगम, क्योंकि नगर निगम ने जिस भवन के खिलाफ नोटिस जारी किया है वो नगर निगम के दायरे में आता है। और दूसरी चीज कि वह भवन जर्जर हो चुका है और जितने भी भवन डेमोलिश कराए जा रहे हैं जिनको नोटिस नगर निगम द्वारा जारी किया, क्योंकि जो पीडब्ल्यूडी द्वारा रजिस्ट्री कराकर गिराया जा रहा है उसमें भवन स्वामियों को जो मुआवजा होता है कहा जाए तो उनके लागत के अनुसार वो पीडब्ल्यूडी दे रहा है जिसकी रजिस्ट्री करा रहा है। लेकिन नगर निगम जिसको जर्जर घोषित कर रहा है उस भवन में कोई मुआवजा नहीं देने का प्राविधान है, क्योंकि वो भवन जर्जर है। ऑलरेडी उनको गिराना के कई बार नोटिस दिए जा चुके थे, अब उनसे जान का खतरा है। इस वजह से नगर निगम ने नोटिस जारी किया था कि अब इन भवनों के गिराना अति आवश्यक है, नहीं तो किसी भी बड़ी घटना को अंजाम बड़ी घटना हो सकती है। उसको लेकर नगर निगम कवायद कर रहा था। उसमें 11 भवनों को नोटिस जो है मुनादी कल भी कराई गई थी, जिसका डेमोलिशन कहा जाए तो पीला पंजा जिस पर कल चलना है 14 तारीख को, उसकी डेडलाइन दी गई थी कि उसको खाली कर दिया जाए, क्योंकि उसका ध्वस्तीकरण कराया जाना है और वो भी चौड़ीकरण के ही जद में आते हैं। लेकिन कहा जाए तो जो वादी पक्ष है उनका ये भी कहना है कि अगर हमारा मकान जो है नगर निगम ने जर्जर घोषित कर दिया गया है, कहीं न कहीं उसके आने में अगर देखा जाए तो मुआवजे की बात भी दबी जुबान से लोगों की आती है, क्योंकि उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसका भी एक तरह से उनके अंदर दुख है। कुछ ऐसे भवन भी हैं जिनके मकान मालिकों ने लीज पर जमीन दे रखी थी, जिसमें करोड़ों करोड़ रुपए पर लीज थी, अब वो लोग रजिस्ट्री करके जा चुके हैं, तो उसमें भी जो लीज पर लोग हैं उनका ये कहना है कि हमको पैसे नहीं मिल रहे, उसका भी विरोधाभास लगातार चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि अब पीडब्ल्यूडी नगर निगम इस पर किस तरह से हलफनामा दाखिल करता है। जो सरकार के वकील है वो अपना पक्ष कितनी मजबूती से रख पाते हैं, क्योंकि तुरंत ही अब उसकी तैयारी शुरू हो गई है। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के अधिकारियों द्वारा बातचीत किया गया तो उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द इस पर हमारी जो है हमारे द्वारा हलफनामा हाईकोर्ट में दाखिल किया जाएगा और ये जो स्टे है इसको तोड़वाया जाएगा और आगे की जो प्रक्रिया है वो जल्द जारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जून का ही जो डेडलाइन है वो दिया था। तो निश्चित तौर से ये देखने वाली बात होगी कि अब जो क्योंकि 1 महीने की डेडलाइन हाईकोर्ट ने दे दी है, तो अब आगे क्या होगा ये सबसे बड़ी बात देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर आने वाले समय में राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है इस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया प्रवीण चौबे आपका। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है जहां दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ा झटका दिया जा सकता है, क्योंकि 1% बिजली महंगी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रही है, जहां महंगाई का एक और बड़ा झटका दिल्ली वासियों पर पड़ सकता है। उनकी जेब पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा। जो नई दरें होंगी वो बहुत जल्द ही लागू होने वाली है। आपको बता दें कि 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च पर ये बिल बढ़ेगा, जहां जून का बिजली बिल नई दरों के साथ आएगा। आपको बता दें कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि फिलहाल अमेरिका और ईरान में जारी जंग का असर सिर्फ पेट्रोल डीजल के रेट पर ही पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब बिजली बिलों पर भी नई दरें जो लागू होने वाली है उस पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि दिल्ली में महंगी हो रही है बिजली, 1% तक महंगी हो सकती है। 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च पर बढ़ा हुआ बिल आएगा और जून का जो बिजली बिल होगा वो नई दरों के साथ सामने आएगा, जिसके चलते आप लोगों की जेब पर, दिल्ली वासियों की जेब पर बहुत बड़ा सीधा असर पड़ सकता है। साथ ही साझा करें DERC यानी कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली वितरण कंपनियों को फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज वसूलने की अनुमति दे दी है, जिसके चलते ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार, जिसे आमतौर पर PPAC कहा जाता है, वो अब बढ़ सकता है। जहां DERC के इस फैसले का सीधा असर उन ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा जो 500 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च पर अब बिल बढ़ सकता है और सीधा असर जो पड़ेगा वो आप लोगों की जेब पर, दिल्ली वासियों की आमदनी पर, उनके महीने के अंत पर जो होगा उस पर देखने को मिल पाएगा। दिल्ली विद्युत आयोग की तरफ से वैश्विक तनाव के कारण पैदा हुए ऊर्जा संकट और बिजली खरीद लागत में वृद्धि के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी बिजली बिल बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जहां पर अब दिल्ली सरकार को भी आड़े हाथ लेने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही जो अभी तक अधिकारियों का स्टेटमेंट पूरे मामले से जुड़ा हुआ सामने आया, उसमें यह बताया गया कि इस फैसले का असर उन उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा पड़ेगा जो बिजली सब्सिडी योजना के दायरे में नहीं आते हैं। हालांकि आपको बता दें कि पूर्ण या फिर 50% सब्सिडी
प्राप्त करने वाले विद्युत उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये थोड़ी बहुत राहत जरूर दी गई है, लेकिन बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन और बिजली खरीद लागत में बदलाव के आधार पर लगाया जाने वाला अधिभार है, ये कुल ऊर्जा और स्थायी लागत के % के रूप में वसूला जाता है। अधिकारियों ने सीधे तौर पर कहा कि हाल के समय में कोयले के आयात और परिवहन लागत बढ़ने से कोयले की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।